दोस्तों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर एस के पांडे और हाजिर हूं एक नए विषय के साथ। आज हम बात करेंगे, विस्तार से समझेंगे कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं उनका दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुके हैं। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस को हराकर यह मुकाम हासिल किया है। उनकी यह रिकॉर्ड वापसी भी हुई है। वो न केवल सबसे अधिक आयु वाले अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं, बल्कि उन्होंने लगभग पिछले 125 सालों से भी अधिक समय में यह किया है कि वो व्हाइट हाउस में दोबारा पहुंचे हैं। व्हाइट हाउस आर्काइव्स के अनुसार डोनाल्ड जे ट्रंप पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी स्थित वॉर्टन स्कूल ऑफ फाइनेंस से ग्रेजुएट हैं। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने रियल एस्टेट में बेहतरीन काम किया। पहले मैनहट्टन में और बाद में पूरी दुनिया में खूब नाम कमाया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 78 साल के ट्रंप ने 14 किताबें भी लिखी हैं। उनकी सबसे पहली जो किताब है द आर्ट ऑफ द डील को बिजनेस की दुनिया में एक बड़ा नाम माना जाता है। अपने पहले कार्यकाल में डोनाल्ड जे ट्रंप 28 सालों में पहली बार भारी मतों से विजयी हुए थे। ये साल 2016 था। उन्हें 2600 काउंटीज में विजय प्राप्त हुई थी। यह 1984 में रोनाल्ड रीगन के राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। उस समय अर्थात अपने पहले टर्म में डोनाल्ड जे ट्रंप को लगभग 62 मिलियन अमेरिकन्स का सपोर्ट हासिल हुआ था। उनके पहले कार्यकाल में कई बड़ी सफलताएं शामिल थीं। उन्होंने उद्योगों के पक्ष में कर सुधार किए, ऊर्जा के क्षेत्र में मुक्त कार्य करने की दिशा में बड़े कदम उठाए, अमेरिका मैक्सिको कनाडा के नाफ्टा अथवा नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एरिया को रिप्लेस किया। कोविड-19 के समय उनके द्वारा किए गए कार्य दूसरे विश्व युद्ध के बाद का अमेरिका द्वारा सबसे बड़ा नेशनल मोबिलाइजेशन माना जाता है। हालांकि उनके नाम अनेक विफलताएं भी उनके पहले कार्यकाल में जुड़ी रही हैं। 6 जनवरी 2021 को उनके समर्थकों ने यूएस कैपिटल हिल्स पर धावा बोला था। ट्रंप और उनके समर्थक ट्रंप की हार से इम्पेशेंट हो चुके थे। आपको पता होगा कि अमेरिका में चुनावी कैलेंडर के अनुसार वहां की कांग्रेस अर्थात व्यवस्थापिका, जिसमें सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव शामिल हैं, आधिकारिक तौर पर चुनाव नतीजों की पुष्टि करती हैं। इसके बाद 20 जनवरी को वहां ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। एक बार कांग्रेस ये जब पुष्टि कर देगी, उसके पश्चात ये शपथ उन्हें सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। शपथ लेने के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से दुनिया के सबसे ताकतवर पद की शक्तियां प्राप्त करेंगे। डोनाल्ड जे ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद दुनिया भर की प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और साइबर मीडिया में अनेक विश्लेषण इस बात पर छाए हुए हैं कि उनका विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस समय विश्व अस्थिरता के एक नए दौर से गुजर रहा है। आने वाला समय इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। मध्य पूर्व में पिछले 1 साल से जारी तनाव में बढ़ोतरी हुई है। ईरान और इजरायल अब एक दूसरे पर प्रत्यक्ष रूप से हमले कर रहे हैं। रूस यूक्रेन संकट भी जारी है। पिछले कार्यकाल में चीन के साथ ट्रेड वॉर की दशा उत्पन्न हुई थी, तो वहीं रूस के साथ अमेरिका कैसे संतुलन बिठाता है, यह भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आइए क्रम से समझने का प्रयास करते हैं कि ट्रंप के आगामी कार्यकाल में अमेरिका के शेष दुनिया के साथ कैसे संबंध होते हैं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रंप के अगले कार्यकाल में भारत और दक्षिण एशिया के अन्य देशों के साथ अमेरिका के ताल्लुकात कैसे होंगे। भारत के साथ अमेरिका के संबंध ट्रंप के नए कार्यकाल में कैसे होंगे, यह निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। न सिर्फ दोनों देशों के बीच के संबंधों की अगर बात करें, बल्कि इसका असर दुनिया पर भी पड़ता है। उनकी H-1B वीज़ा और व्यापार को लेकर जो नीतियां होती हैं, वो निश्चित तौर पर दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित करेंगी। H-1B वीज़ा अमेरिका गैर अप्रवासी व्यक्तियों को प्रदान करता है। इसका मकसद अमेरिका में स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ाना है। यह 6 वर्ष तक के लिए वैध होता है।
जिस व्यक्ति को यह H-1B वीज़ा मिला होता है वो अपने परिवार के साथ भी अमेरिका में रह सकता है। आंकड़ों की माने तो अमेरिका जिन गैर प्रवासियों को H-1B वीज़ा जारी करता है उसमें सबसे बड़ी तादाद जो है वो भारतीयों की है और चीनियों का स्थान दूसरे स्थान पर है। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने H-1B वीज़ा मिलने की शर्तों को कड़ा कर दिया था कि वो मानते थे कि दूसरे देश के लोग उनके यहाँ की नौकरियां कम कर रहे हैं। अब नए कार्यकाल में अगर वो अपनी सख्ती को बरकरार रखते हैं या फिर नई शर्तें लगाते हैं तो उसका भारत के साथ संबंधों पर असर निश्चित तौर पर हो सकता है। जहां तक व्यापार का सवाल है तो अपने प्रचार के दौरान वो कह चुके हैं कि भारत, चीन और ब्राज़ील जैसे देश उनके यहाँ से गलत फ़ायदा टैरिफ सिस्टम के चलते उठा रहे हैं। आपको पता होगा कि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भारत से MFN का दर्जा वापस लिया था। MFN अर्थात मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा। फिर से उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति दोनों देशों के संबंधों पर बुरा असर डाल सकती है। अगर वो भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ लगाते हैं तो इसका नकारात्मक असर भारत के निर्यात पर पड़ेगा। लेकिन इन सब का एक दूसरा पक्ष भी है। पिछले कार्यकाल में उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ बेहतर केमिस्ट्री रही है। क्वाड के जरिए अमेरिका चीन पर सामरिक बढ़त हासिल करना चाहता है। भारत इसमें अमेरिका का महत्वपूर्ण साझेदार है। दूसरा, भारत से जो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स अमेरिका में काम करने जाता है उसका अमेरिका के निर्माण में बड़ा योगदान है। भारत एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। इस कारण ट्रंप हो या कोई और, भारत की अनदेखी अमेरिका के हितों के अनुकूल तो नहीं कही जा सकती है। जहां तक दक्षिण एशिया के अन्य देशों की बात है तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों से जो शिकायतें मिल रही हैं, जो उन पर जो जुल्म सितम हो रहा है, वहाँ पर जो अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न जारी है। अपने चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप डॉक्टर यूनुस को आगाह कर चुके हैं। ट्रंप मालदीव जैसे देश में चीनी प्रभाव को उचित भी नहीं मानेंगे। पाकिस्तान की अहमियत अमेरिका के लिए अब वो नहीं है जो पहले हुआ करती थी। अमेरिका अफगानिस्तान में मौजूद नहीं है, इसलिए ट्रंप भारत के साथ उभरते अमरीकी संबंधों को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। दुनिया में दो संकट जारी हैं। मध्य पूर्व में एक और इजराइल और ईरान आमने सामने हैं तो दूसरी ओर रूस और यूक्रेन के बीच दूसरा संघर्ष जारी है। ये दो ऐसे बड़े मोर्चे हैं जिन्होंने दुनिया को मुश्किल में डाल रखा है। इन दोनों क्षेत्रों में शांति पूर्ण समाधान हो, इसमें भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। दोनों देश जो अमेरिका और भारत मिलकर इस दिशा में प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो दुनिया में छाए हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रंप मध्य पूर्व को लेकर अपने चुनाव अभियान में भी बातें करते नजर आए हैं। वो कहते आए हैं कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो मध्य पूर्व में जारी संघर्ष का समाधान करेंगे। सभी को पता है कि अपने पिछले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी माना था। क्षमा करें। इतना ही नहीं, उनके आदेश पर इजराइल के तेल अवीव स्थित अमरीकी दूतावास को भी जो है उन्होंने यरूशलेम भेज दिया था। इसके पीछे यह माना गया था कि अमेरिका में यहूदी लॉबी की अति सक्रियता थी। लेकिन तब ट्रंप ने एक बात और कही थी कि वो इस क्षेत्र में स्थायी शांति चाहते हैं। लेकिन उन्होंने पूर्वी यरूशलेम के फ़लस्तीनी दावों पर कुछ भी नहीं कहा था। वहीं दूसरी ओर उन्होंने हमास को उकसावे वाली हरकतों से बचने के लिए भी चेताया था और उस समय हमास के आह्वान पर फिलिस्तीनी प्रदर्शन कर रहे थे इजराइल की आर्थिक नाकेबंदी के खिलाफ। सतही तौर पर यह माना जा सकता है कि इजराइल की स्थापना के बाद से अमेरिका का प्रत्येक प्रशासन, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो या रिपब्लिक, वो प्रो इजराइल ही रहा है। लेकिन बीच बीच में फलस्तीन के पक्ष को समझने के भी प्रयास होते आए हैं। CNN कहता है कि मध्य पूर्व ट्रंप की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए सऊदी अरब को चुना था।
इससे संदेश साफ था कि वो इजराइल फ़लस्तीन के मुद्दे को महत्व देते हैं। वहीं ईरान पर भी इस तरह से दबाव बनाने की कोशिश हुई थी। इसके अलावा अब्राहम समझौता जो किया गया था, जिसे ट्रंप के पिछले कार्यकाल की एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है, उसने भी इस क्षेत्र के जो शक्ति संतुलन हैं उनको प्रभावित किया था। कहा जाता है कि कोरोना महामारी के चलते डोनाल्ड ट्रंप और कथित तौर पर भ्रष्टाचार में लिप्त नेतन्याहू को राहत देने के लिए ये एक समझौता काफ़ी गंभीर प्रयास था। दरअसल अब्राहम समझौता या अब्राहम अकॉर्ड पर सितंबर 2020 में इजराइल, बहरीन और यूएई ने अमेरिका के व्हाइट हाउस में इस पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें अमेरिका की बड़ी भूमिका थी। इन समझौतों का उद्देश्य इजराइल और हस्ताक्षरकर्ता देशों के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना है। इस समझौते के द्वारा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन क्रमशः तीसरे और चौथे ऐसे देश बने जिन्होंने इजराइल को मान्यता दी। मेरा मतलब है अरब देश बने तीसरे और चौथे, यूएई और बहरीन, जिन्होंने इजराइल को मान्यता दी थी। इसके बाद मोरक्को और सूडान ने भी इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए। यह ऐतिहासिक इस लिहाज से कहा जा सकता है कि 1948 में इजराइल राज्य की स्थापना के बाद सबसे पहले 1979 में मिस्र ने इजराइल को मान्यता दी थी। इसी क्रम में 1994 में इजराइल और जॉर्डन के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए थे। इस प्रकार से अरब देशों में अब तक मिस्र, जॉर्डन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, मोरक्को और सूडान ने इस दिशा में कदम उठाए हैं। इसे ट्रंप के पहले कार्यकाल की बड़ी उपलब्धि कहा जाता है। मध्य पूर्व में ईरान और इजराइल फिलहाल आमने सामने हैं। अपने चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ईरान के प्रति अपना सख्त रुख प्रदर्शित कर चुके हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमलों का भी जिक्र किया था। आपको पता होगा कि ट्रंप ने अपने पहले के कार्यकाल में परमाणु समझौता ईरान के साथ तोड़ दिया था। जब वो राष्ट्रपति थे तो ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या की गई थी। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान पर और सख्त प्रतिबंध लगा दिए थे। पहले ईरान समर्थित शक्तियां इजराइल को निशाना बना रही थीं। अब ईरान और इजराइल एक दूसरे पर मिसाइलों से और ड्रोन से हमले कर चुके हैं। ऐसे में ये माना जा सकता है कि मध्य पूर्व अशांति और अस्थिरता के गंभीर दौर में प्रवेश कर चुका है। यह निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है कि ट्रंप नेतन्याहू पर युद्ध खत्म करने का दबाव डाल सकते हैं। वहीं दूसरी ओर वो अरब देशों के जरिए हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों पर भी नकेल कस सकते हैं। लेकिन मध्य पूर्व में हालात किस दिशा में जाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। मध्य पूर्व के बाद दूसरी एक बड़ी चुनौती जो कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने है वो है रूस यूक्रेन युद्ध, और इसमें किस तरह से शांति स्थापित की जाए यह निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में होगा। रूस यूक्रेन टकराव पर वो अपने चुनाव प्रचार के दौरान खुलकर बोलते रहे हैं। उनका कहना रहा है कि वो युद्ध चुटकियों में ख़त्म कर सकते हैं, ये जो युद्ध जारी है यूक्रेन और रूस के बीच। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करने की बात भी वो कर चुके हैं, मगर आलोचक इसे अमेरिका का रूस के प्रति तुष्टीकरण या अपीजमेंट कह रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो रूस यूक्रेन युद्ध में यूरोप, अमेरिका के अलावा नेटो का भविष्य भी दांव पर लगा है। ट्रंप कहते हैं कि वो युद्ध के अनावश्यक खर्चे को हतोत्साहित करने की मंशा रखते हैं। ऐसे में कहीं उनकी बिजनेस अप्रोच नेटो को ही मुश्किल में न डाल दे। नेटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका द्वारा तत्कालीन सोवियत संघ के संभावित सैन्य खतरे से यूरोप और अमेरिका को बचाने के उद्देश्य से की गई थी। ये शीत युद्ध का दौर हुआ करता था। ट्रंप नेटो को लेकर असहज होते रहे हैं। उनका मानना है कि यूरोप की सुरक्षा के अनावश्यक चक्कर में अमेरिका पैसा क्यों खर्च करे। यूरोप में नेटो के भविष्य को लेकर गंभीर आशंका है। वहीं दूसरी ओर पुतिन पीछे हटेंगे ये कहना भी मुश्किल है। पर ट्रंप और पुतिन दोनों एक दूसरे के प्रति सकारात्मक बातें कर चुके हैं। ऐसे में रूस यूक्रेन युद्ध के समाधान की संभावना भी बढ़ गई है। एक और देश है जहां अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से काफ़ी असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।
अपने पिछले कार्यकाल में ट्रंप के समय चीन के साथ अमेरिका के ताल्लुकात कई बार असहज करने वाले थे। जब उन्होंने चीनी उत्पादों पर टैरिफ लगाया तो दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर की मुश्किल स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसा करके ट्रंप चीन के आयात पर अंकुश लगाने की मंशा रखते थे। प्रत्युत्तर में चीन ने भी अनेक अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ लगा दिया। जो टैरिफ ट्रंप ने लगाए उन्हें न्यूनाधिक रूप से बिडेन प्रशासन ने भी जारी रखा। नए कार्यकाल में ट्रंप इससे भी आगे जा सकते हैं, क्योंकि उनकी अमेरिका फर्स्ट सोच के हिसाब से चीन बड़ी चुनौती है। आपको यहाँ बताता चलूँ कि चीनी वस्तुओं के लिए अमेरिका एक बड़ा बाजार है। पिछले कार्यकाल में कोरोना वायरस को ट्रंप ने चीन जनित प्रयास कहा था। इससे भी दोनों देशों में तनाव बढ़ गया था। वहीं दक्षिणी चीन सागर और ताइवान के मुद्दे पर चीन और अमेरिका के संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। एशिया टाइम्स में साइमन छुआ गुलांग लिखते हैं कि दक्षिण चीन सागर और ताइवान स्ट्रेट या जल डमरू मध्य दोनों देशों के बीच तनाव का कारण रहा है। इसके बीच की बड़ी वजह वो दोनों देशों के इस क्षेत्र में जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट या भू राजनीतिक हितों का टकराव बताते हैं। इस क्षेत्र की सामरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अमेरिका अपनी दिशाएं तय करता रहा है। ट्रंप भी इस दिशा की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने चीनी आक्रामकता से मुकाबले के लिए सामरिक गठजोड़ को महत्व दिया था। वो लगातार इस क्षेत्र में मुक्त नौवहन या फ्री नेविगेशन पर बल देते रहे हैं। 2016 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने अपना निर्णय चीन के खिलाफ दिया था। उसने वहीं दूसरी ओर फिलीपींस के पक्ष में स्थिति को माना था। इसके बाद से चीनी आक्रामकता यहाँ लगातार बढ़ती रही है। निकटवर्ती जो देश हैं वो इस स्थिति को गंभीरता से देख रहे हैं और अमेरिका में हो रहे बदलाव निश्चित तौर पर उनके जहन में होंगे। निश्चित तौर पर ट्रंप की एशिया प्रशांत नीतियों का यहाँ शांति और स्थिरता पर व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है। इसके अलावा ताइवान को लेकर भी दोनों देश आमने सामने रहे हैं। अमेरिका के साथ ताइवान के औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं रहे हैं, लेकिन चीन की आक्रामकता के विरुद्ध ताइवान का सबसे बड़ा समर्थक अमेरिका रहा है। अपने प्रचार अभियान के दौरान ट्रंप कहते रहे हैं कि ताइवान की सुरक्षा अमेरिकियों को, जो अमेरिका है उसको ताइवान को फ्री में क्यों देनी चाहिए, ये ट्रंप बार बार कहते रहे हैं। वो ये भी बोलते रहे हैं कि ताइवान का सेमीकंडक्टर उद्योग अमेरिकन्स की नौकरियां छीन रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के साथ साक्षात्कार में जब ट्रंप से ये पूछा गया था कि क्या वे ज़रूरत पड़ने पर ताइवान के साथ खड़े होंगे, तो इस पर ट्रंप ने कहा था, हाँ क्यों नहीं। शी उनकी इज्जत करते हैं और वो अच्छे से जानते हैं कि मैं अर्थात ट्रंप थोड़ा सा क्रेजी हूँ। ये शब्द डोनाल्ड ट्रंप के थे जो उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए साक्षात्कार में चीन के प्रति कहे थे। जब उनसे पूछा गया था कि अगर चीन आक्रामक होता है ताइवान के खिलाफ तो क्या अमेरिका सैन्य मदद के लिए वास्तव में जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए पिछले अनेक दशकों में हमने देखा है कि ताइवान को लेकर जो अमेरिकी नीति रही है वो थोड़ी सी एम्बिगियस या अस्पष्ट सी रही है। भले ही ताइवान और अमेरिका के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध न हो, फिर भी अमेरिका ताइवान के साथ एक दुनिया का, ये तो माना ही जा सकता है, एक बड़ा साझीदार रहा है। उसकी स्थिति से अमेरिका सबसे ज़्यादा वाकिफ नज़र आया है हमें। जब भी हमने इस तरह की स्थितियां देखी हैं, जब ताइवान पर चीनी आक्रामकता बढ़ी है, तब तक अमेरिका किसी न किसी तौर पर ताइवान के समर्थन में आया है। लेकिन क्या वास्तविक युद्ध की स्थिति होती है तो क्या वास्तव में अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा होगा, ये देखना कम दिलचस्प नहीं है, कम महत्वपूर्ण नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुके हैं और दुनिया पर निश्चित तौर पर इस बात का प्रभाव पड़ेगा कि उनकी नीतियां कैसी होती हैं। अक्सर विश्लेषक ये बात कहते आए हैं कि उनकी अमेरिका फर्स्ट की नीतियां कहीं ना कहीं से कई देशों को असहज करती हैं, चाहे वो ट्रेड वॉर हो चीन को लेकर या फिर भारत के साथ जो H1B वीज़ा की
बात हो। तो ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि वास्तव में इनका असर क्या होता है। आपने हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा।